दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। एक ऐसे विशेष मेहमान को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया है जो देखने योग्य होता है, समझने योग्य होता है। हमारी ज़िंदगी के विषय में यदि हम बात करें तो ऐसा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, वो बिल्कुल पगडंडी की तरह होती है जिस पर हमें अकेले सफ़र करना होता है, उसे अकेले तय करना होता है। कभी कभी जब हम उस पगडंडी पे अकेले आगे बढ़ते चले जाते हैं ना दोस्तों, और पीछे पलट कर देखते हैं तो आश्चर्य होता है। जी हाँ, ये सफ़र हमने तय किया है और ये सफ़र हमने खुद तय किया है। और ये जो सफ़र होता है ये सफलता का सफ़र होता है। ये जो मंजिल होती है ये सफलता की मंजिल होती है, जहाँ पर आपको टिके रहना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपने बहुत संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत कोशिशें की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब आप सफल बने तो उस सफलता के मुकाम को आप बरकरार रखिए। आपके अंदर जो भी शक्ति है, आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, उसे आप बरकरार रखिए, तभी आप सही मायने में सफल कहलाएंगे। कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल बातें हमारे जो महापुरुष हैं वो बताकर गए हैं। उनकी बातें हम आपको अनमोल वचन के माध्यम से बताते हैं। आइए देखते हैं। ने कहा था, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे और अब आपको सीधे मिलवाएंगे अपने विशेष मेहमान से। आज हमारे बीच उपस्थित है नवीन कुमार। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताएं कि आप पूर्व जीएम हैं बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, और साथ ही आप लाइफ टाइम मेंबर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के। आपके विषय में अपने दर्शकों से बताना चाहूँगी कि ऐसे तो कई सारी बातें आपके साथ करने के लिए है, लेकिन आज जो चर्चा हमारी होगी वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर होगी, क्योंकि ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। तो तमाम विषयों पर हम बातचीत शुरू करें नवीन जी। उससे पहले मैं चाहूँगी कि अपने विषय में कुछ बताएं, कहाँ से संबंध रखते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कैसे कहाँ से हुई? मैडम मैं गांव से बिलोंग करता हूं और आरंभिक शिक्षा भी हमारी गांव में ही हुई। फिर इंटर की पढ़ाई मैंने एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में स्नातक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया और जेएनयू से मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स किया। तो ये हमारा शैक्षणिक योग्यता रहा। जी जी। और पहले हम कई संस्थानों में काम किए। उसके बाद मैं 82 के कमीशन में मैं बिहार गवर्नमेंट में आ गया और फिर मैं बिहार टूरिज्म में असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर ट्रैवल एंड ट्रेड से जनरल मैनेजर के पद पर मैं यहाँ काम करता रहा। जी, यदि हम बातचीत करें नवीन जी, तो चूँकि फोटोग्राफी का ये जो हुनर है, इसे हम हुनर ही कहेंगे, क्योंकि जब हमारे दर्शक आपकी फ़ोटोग्राफी को देखेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। कई ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कई ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ होती है जो एक फ़ोटोग्राफ़र को देखनी पड़ती है। तो फोटोग्राफी की तरफ आपका शौक़ कैसे हुआ, कब हुआ, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, एक घटना है। जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो एक रिलेशन में एक शादी थी पूर्णिया में, तब मैं वहाँ गया। तो वहाँ मैंने एक छोटा सा कैमरा देखा, तो मुझे लगा कि शायद ये टॉय है, लेकिन वो टॉय नहीं था, वो जर्मन मेड स्पाई कैमरा था और बहुत ही छोटे आकार का था। तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि इतने छोटे कैमरा से फ़ोटो कैसे होता है। तो मन में किसी एक विचार आया कि इस कैमरा से जो फ़ोटो आता है, फिर आगे चल के बड़े कैमरा से भी फ़ोटो आते हैं, वो हमने देखा। लेकिन वहीं से एक इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, फ़ोटोग्राफी जो है सो होता है और करना चाहिए। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जगा जी। फिर बाद के दिनों में जब मैं स्कूल डेज़ में जब आया तो उस समय बॉक्स कैमरा जो था, वो कोडक का बॉक्स कैमरा बहुत प्रचलित था। तो फिर बॉक्स कैमरा को से हमने फ़ोटोग्राफी किया। उसके बाद फिर अल्फा का क्लिक थर्ड, क्लिक सेकंड, यह कैमरा आया। फिर उससे कुछ दिन तक मैंने फ़ोटोग्राफी किया। तो इस तरह से स्कूल के एज से ही फ़ोटोग्राफी की शुरुआत हो गई। ऑल्दो कोई बहुत बढ़िया फ़ोटो नहीं उसमें होता था, लेकिन हाँ, शुरुआत फ़ोटोग्राफी की स्कूल डेज से ही हो गई थी। जी, और इसे मुझे लगता है कि आपने शौक़ के तौर पर तो ठीक है शुरू किया, लेकिन आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र बन जाएंगे, ये भी एक आश्चर्य की बात है,
क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत सारी ऐसी बारीकियां देखनी पड़ती है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैसे बन पाए? क्या कुछ आपने देखा या क्या कुछ ये सफ़र जो आपने तय किया है, इसके विषय में आप अपनी यादें साझा करना वाइल्ड लाइफ चाहेंगे? फोटोग्राफी का मतलब इस तरह से हम बने कि जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे चारों तरफ है। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह निवास करते हैं, वहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत सारे आपको पशु पक्षी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आप जहाँ निवास करते हैं उसके आसपास भी 10-15 तरह के पक्षी तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जी। तो एक होता है इच्छा कि आज तो देख लिया है, इसको कैमरे में भी कैद करें, तो एक इंटरेस्ट उसमें था। लेकिन शुरुआत जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं जब टूरिज़्म में आ गया और यहाँ हमारे एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो उन्होंने एक स्विमिंग पूल पर, उनके एक विचार हुआ कि स्विमिंग पूल पर एक पक्षियों का हम लोग गैलरी लगाएं। तो वहीं से हुआ। तो उसमें मेरे पास तो बढ़िया पिक्चर नहीं था, तो हमने डॉक्टर वरुण कुमार से, उनका भी शायद इंटरव्यू हो चुका है यहाँ, उनसे कुछ फ़ोटो बोरो किया और हमने वहाँ उस फोटो को डिस्प्ले किया स्विमिंग पूल पर, जो वाइल्ड लाइफ के फ़ोटोग्राफ्स थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर खींची थी। तो एक इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, अब अपना भी कुछ टूरिज़्म का भी अपना कुछ होना चाहिए, इस तरह का फ़ोटोग्राफ्स अपने पास भी। तो उस समय जो कैमरा था वो छोटा मोटा कैमरा था, कोई बहुत मशहूर कैमरा नहीं था। लेकिन उस समय फिर हम DSLR खरीदे और वहाँ से एक समझे कि शुरुआत हुई फोटोग्राफी की। और जब मैं इंग्लैंड गया 2003 में, तो उस समय से फोटोग्राफी का काम जो है सो कुछ ज़्यादा मेरा शुरू हो गया। जी, ये मुझे लगता है कि यदि हम बातचीत कर ले, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बेसिकली होती क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका इंटरेस्ट हो गया होगा यदि फोटोग्राफी में, वो समझ पाएंगे कि ये फोटोग्राफी क्या है। और यदि एक दो कुछ फोटोग्राफ्स आप दिखाना चाहें तो हाँ, चूँकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डे है, मैं पहले कुछ फोटोग्राफ आपको दिखला देता हूँ, फिर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के विषय में भी मैं बात करूँगा। जी। ये है लेसर व्हिस्लिंग डक। अच्छा। ये जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का बर्ड है। ये स्लाइन वाटर में नहीं, समुद्री इलाके में नहीं मिलता है। अच्छा। और यहाँ जहाँ कहीं भी नदी है, झील है, तालाब है, तो जाड़े के मौसम में इसे प्रचुर मात्रा में बिहार में देखा जाता है। और अच्छा। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जगह ये देखा जाता है। तो बड़ा खूबसूरत बर्ड है। यहाँ इसको राजधानी जलाशय में देख सकते हैं जी। ये एक स्नेक का फोटो है। अच्छा। ये स्नेक के फोटो की घटना ऐसी है कि हम थे और हमारे एक मित्र थे, वो IRS ऑफिसर हैं। हम लोग बैठे हुए थे वाल्मीकि नगर में, और रात के 9 बजे हम लोग के सामने से एक मोर जो है सो चिल्लाता हुआ निकला। अच्छा। तो हम लोग ने एहसास किया कि एक लेपर्ड उसको पकड़कर लेकर भाग रहा है। तो ठीक होटल के सामने से अंधेरा था, तो लेपर्ड की आकृति तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन हमने देखा। तो हम लोग लेपर्ड के खोज में निकले रात के करीब 9-10 बजे, और वो तो नहीं मिला, लेकिन कई तरह के स्नेक और दूसरे जानवर मिले। तो ये उसी समय का ये फोटोग्राफ खींचा हुआ है, रात के करीब 11 बजे वाल्मीकि नगर का ये खींचा हुआ फोटोग्राफ है। जी, जितनी करीब से आपने इस फोटोग्राफ को लिया है, क्या कुछ ऐसे मन में डर नहीं आया, या कैसा अनुभव रहा इस फोटोग्राफ को जब आपने क्लिक किया? तो मैडम, जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ चैलेंजेस होता है, और कुछ थोड़ा आदमी को उसको फेस करना पड़ता है। अच्छे फोटोग्राफ करने के लिए वो एक अच्छे मोमेंट की भी तलाश होती है, और थोड़ा सा ये तो करेज तो होना ही चाहिए इस फोटोग्राफी में। जी जी। तो अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती क्या है, इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों को? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या होता है कि जब हम किसी भी जानवर, पक्षी का उसके नेचुरल हैबिटाट में जाते हैं, और जब उसके नेचुरल हैबिटाट में जाकर जब हम उसका फोटोग्राफ करते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहलाता है। तो इसके लिए पहले तो आपको जाना होगा जो उसका हैबिटाट है, और अलग अलग तरह के हैबिटाट होते हैं, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं। कहीं माउंटेन्स होता है, तो कहीं डेजर्ट होता है, कहीं स्नो होता है, तो कहीं रिवर होता है। तो अलग अलग तरह के पक्षी का अधिवास अलग अलग क्षेत्र में होता है। तब अब जब आप उनके क्षेत्र में जाते हैं और जब फोटोग्राफ करते हैं, जैसे माउंटेन पे कुछ वेब मिलते हैं, कुछ तो है जो बिल्कुल स्नो पर ही मिलते हैं, और वो स्नो के अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको स्नो के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक घटना में बताता हूँ। मैं लद्दाख गया, तो खरदुंगला पास में एक बर्ड आता है, रैप्टर है, शिकारी पक्षी है, जिसका नाम है वाइट बियर्ड वल्चर। तो बियर्ड वल्चर जो है तो वो माइनस टेम्परेचर में आता है,
और माइनस टेम्परेचर में जब खारदुंगला पास है वो करीब 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पर जो फौज के लोग हैं वो यहाँ से जो सिविलियंस जो जाते हैं, नीचे के लोग जो जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप आधा घंटा से ज़्यादा यहाँ पर मत रुकिए, क्योंकि हम लोगों का जो हार्ट का जो लंग्स का जो कैपेसिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पहाड़ पर रहने वाले लोगों का है। तो कहे कि आप, चूँकि दिन का भी टेम्परेचर करीब करीब -11 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस -11 डिग्री टेम्परेचर में वो बर्ड आता है। तो अगर आपको उसका फ़ोटो लेना है तो उस जगह पर जाना होगा। सही बात। कुछ है जो डेजर्ट में आता है जहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस जगह पर जाइएगा तो फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड्स का फोटोग्राफ मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में जाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो जाकर फोटोग्राफ करते हैं। बहुत सारी बातें हमने की, आपके विषय में जाना, किस तरह से आपने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हमारे दर्शकों को और जान पाए कि इसकी बारीकियाँ क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है। यदि हम बातचीत करें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो इसके विषय में जानना चाहूँगी, कब से शुरुआत हुई इसकी, कहाँ से आया, क्या कुछ बताना चाहेंगे विस्तार से? हाँ मैडम, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो हम लोग जो जानते हैं, तो वो है F.W. टेलर, F.W. चैम्पियन, फ्रेडरिक वाल्टर चैम्पियन। इन्होंने पहला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किया जो टाइगर का था, जो टाइगर अपने हैबिटाट में किल के साथ था। ये वर्ष था 1925 का। 1925 में उन्होंने शिवालिक रेंज में एक टाइगर को किल के साथ फोटोग्राफ किया। अच्छा। तो ये जो चैम्पियन साहब थे ये IFS ऑफिसर थे। तो IFS ऑफिसर मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं, उसमें इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के वो ऑफिसर थे, और उसके पहले वो ब्रिटिश आर्मी के लिए भी सर्व कर चुके थे, और उसके पहले वे बंगाल में वो पुलिस ऑफिसर के रूप में भी थे। बाद में उन्हें कमीशन हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मिलिट्री में गए। फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन किया। तो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के ये ऑफिसर थे, और पहला फोटोग्राफ जो टाइगर का पूरे वर्ल्ड में आया ये इन्हीं का था, चैम्पियन साहब का ही खींचा हुआ। फ्रेडरिक वाल्टर चैम्पियन साहब का ये फोटोग्राफ था, जिन्होंने शिवालिक रेंज में, शायद कुमाऊं रेंज का वो पार्ट था, जहाँ पर उन्होंने टाइगर को किल करते हुए, किल के साथ फोटो लिया। और ये फोटोग्राफ पहली दफ़ा लंदन में 3 अक्टूबर 1925 को इलस्ट्रेटेड लंदन में वो पब्लिश हुआ। यहाँ भी एक मैगजीन आती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, तो ये उसी के तर्ज पर था जो लंदन में छपता था, इलस्ट्रेटेड लंदन। इलस्ट्रेटेड लंदन के मुख्य पृष्ठ पर पहला फोटोग्राफ छपा टाइगर का, जो पूरे वर्ल्ड ने देखा, और वो इंडिया से खींचा गया फोटोग्राफ था। तो चैम्पियन साहब ने इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने में उनको काफ़ी समय लगा। इस फोटोग्राफ को करने में ऐसा नहीं था कि गए और फ़ोटो खींच लिए। 8 वर्ष उनको लगा इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में, क्योंकि उस ज़माने में इतना एडवांस कैमरा भी नहीं था। और उन्होंने जो किया, आज भी उनका किया हुआ काम को लोग रिमेंबर करते हैं, और जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वो उनके उस टेक्निक को आज भी बहुत जगह पर वो फॉलो करते हैं। जो उनका टेक्निक था वो ट्रिप वायर टेक्निक था। अच्छा। तो ट्रिप वायर टेक्निक होता क्या है, इसके विषय में मैं संक्षेप से बता देता हूँ। ज़रूर ज़रूर बताएं। जहाँ कहीं भी एनिमल का आने का जो रास्ता होता है, पहले तो ट्रैकिंग करके पता किया जाता है कि एनिमल किस रास्ते से पास करता है जी। और उसके बाद कहीं झाड़ी में किसी पेड़ के पास एक फ्लैश को लगाया जाता है, और फ्लैश का कनेक्शन फिर कैमरा से किया जाता है। कैमरा लेकर जो है सो जो फ़ोटो खींचने वाले जो अभी हैं वो दूर रह बैठते हैं, और जब टाइगर जो क्रॉस करता है उसी समय उसको फ्लैश को जमाया जाता है। तो वायर के थ्रू, आज तो वो सब रिमोट के थ्रू हो गया है, तो उसमें तो मैकेनिकल डिवाइस था, उसके थ्रू करते हैं। इधर से फ्लैश अपना लाइट हुआ, टाइगर सामने आया और फोटोग्राफ किया गया। तो ये 1925 में उन्होंने चैम्पियन साहब ने वो फोटोग्राफ जो है टाइगर का किया। तो समझें कि हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की शुरुआत 1925 से हुई। इसके पहले भी फोटोग्राफ्स आते थे, तो राजा महाराजा जो थे अपना जब शिकार में गए और अपना ट्रॉफी के साथ कैमरामैन को बुलाए और फोटो खींचे, तो वो उस तरह का आता था। ऐसी क्या बात है नवीन जी, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा मैंने कई फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या रात को ही की जाती है, दिन में इसका स्कोप नहीं है? देखिए, हैता क्या है कि पहले मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के पहले एक वाइल्ड लाइफ को भी समझना पड़ेगा जी। कि वाइल्ड लाइफ क्या है जी। कुछ जानवर हैं जिसको नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं, वो सिर्फ रात में ही एक्टिव होता है। अच्छा। वो डे टाइम में एक्टिव नहीं होता है। ओके।
और ये टाइगर्स भी जो हैं ये अब तो डे में दिखाई पड़ने लगे हैं, अदरवाइज पहले ये रात में ही शिकार करते थे, नाइट में ही इनका हंट होता था। अभी भी लायन का जो हंट होता है वो ज़्यादातर नाइट में ही होता है, टाइगर तो दिन में भी कर लेता है, लेकिन पहले जो टाइगर वो जनरली नाइट में ही हंट करता था। इसके अलावा जितने भी रैप्टर्स हैं, नॉक्टर्नल जो रैप्टर्स हैं जिसमें आउल्स की प्रजातियां हैं, वो सारी के सारे रात में हंट करती है। दिन में तो उनका विजन नहीं रहता है, रात में ही शिकार करते हैं। तो इस तरह से रात का शिकार में है। जो उल्लू की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उल्ली के करीब करीब 38 प्रजाति है जो भारतवर्ष में पाई जाती है, और उस प्रजाति में से सारे का में से कुछ को छोड़कर, 2-4 को छोड़कर बाकी सब रात में हंट करता है। तो अगर उसको फोटोग्राफ करना है हंट के साथ या उसका भी फोटोग्राफ करना है तो नाइट में ही करना होगा जी। कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों को हमारे? ये तो एक डक का फोटोग्राफ है जी। ये यहीं से है, पावापुरी से लिया हुआ है। कहाँ से? पावापुरी का जो जल मंदिर है जी, नालंदा में जो वहीं से लिया हुआ है। बहुत खूबसूरत। ये स्नेक का फोटोग्राफ है जो वाल्मीकि नगर से ही लिया हुआ है। अच्छा। ये नीलकंठ है। अभी गौरैया के पहले बिहार का जो राज्य पक्षी था वो नीलकंठ था, अब तो गौरैया हो गया है। पहले ये बिहार का ये राज्य पक्षी था। ये और भी राज्य का राज्य पक्षी है, तो इसके जगह पर गौरैया को हमारे यहाँ किया गया। जी, बहुत खूबसूरती से आपने इन तस्वीरों को क्लिक किया है, क्योंकि एक एक कलर जो है, एक एक रंग जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नवीन जी, आगे क्या कुछ दिखाना चाहेंगे? हाँ, ये मैडम है, ये स्टॉर्क फैमिली का ऊली नेक स्टॉर्क है। अच्छा। ये स्टॉर्क फैमिली का एक बर्ड है, और इसकी खासियत ये है कि ये स्टॉर्क फैमिली के करीब 8 बर्ड इंडिया में पाए जाते हैं। और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ वर्ल्ड नहीं, बिहार में इंडिया में जो 8 प्रकार के जो स्टॉर्क पाए जाते हैं, तो 7 प्रकार के स्टॉर्क जो है सो सिर्फ बिहार में पाए जाते हैं। अच्छा। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो टोटल 18 तरह के स्टॉर्क जो है सो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 8 देखे गए, और 8 में से 7 हमारे राज्य में देखे गए। सिर्फ एक वाइट स्टॉर्क है जो जिसका रिकॉर्ड अभी तक बिहार में नहीं है। तो इसलिए स्टॉर्क फैमिली का अगर सभी बर्ड को देखना है तो पूरे भारतवर्ष के लोगों को बिहार आना होगा। जी, आपने एक बहुत बड़ी जनरल नॉलेज की बात मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बताई है, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे बिहार के लिए। जी जी। अच्छा, कल चूंकि हम बात करें 19 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है चूँकि जो वन्य जीवन को भी हम लोग को प्रमोट करने के लिए, और वन्य जीवन के जो हिडन ट्रेजर है उसको हम लाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। और फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ भी फोटोग्राफर जाते हैं और वहाँ से उस चीज़ को खींच कर लाते हैं और दुनिया के सामने लोगों के पास पब्लिक डोमेन में उस चीज़ को लेकर आते हैं। तो फोटोग्राफर का ये काम एक होता है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में वैसे सारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनको सबको एक मनाने के लिए, उनको एक ऑनर करने के लिए ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। जी, आपके जीवन में जब आपने फोटोग्राफी किया तो बातचीत के दौरान आपने बताया कि अंडमान निकोबार में भी आपके कुछ अनुभव हैं, वहाँ पर भी आपने फोटोग्राफी की है, तो उन दिनों को याद करते हुए क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, ये हिंदुस्तान का जो दो क्षेत्र है वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। उसमें अंडमान एंड निकोबार है। पहले अब जो बायोडाइवर्सिटी की जब बात हुई तो थोड़ा सा मैं फोटोग्राफी से अलग हट कर ये बता देता हूँ। ज़रूर बताएं। देखिए, जो वर्ल्ड में जितने कंट्री हमारे यहाँ जितने हैं, इसमें 17 कंट्री हैं जो मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से हमारा हिंदुस्तान भी एक है। अब वर्ल्ड में इतने सारे कंट्री हैं, उसमें सिर्फ 17 ही है और हिंदुस्तान एक है। होता क्या है मैडम कि अगर हम थोड़ा सा अब हट के भूगोल की बात करते हैं तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी प्रचुर मात्रा में होती है और ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पर की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है।
उसके बाद जो सेकंड डाइवर्सिटी होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, माने कर्क रेखा के पास। और हमारा जो देश है हिंदुस्तान वो कर्क रेखा के पास है। तो सबसे ज़्यादा तो डाइवर्सिटी मैंने बताया कि वो इक्वेटर के पास होता है, विषुवत रेखा के पास होता है। दूसरा डाइवर्सिटी होता है वो कर्क रेखा के पास होता है। तो इसके जगह जितने भी कंट्री हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान भी हमारा उसमें से एक देश है। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में डाइवर्सिटी होती है। और इंडिया में भी जो डाइवर्सिटी होती है उसका 2-3 क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, सबकी प्रजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वो क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला तो क्षेत्र है हिमालय का। और हिमालय का जो क्षेत्र है वो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय को अगर हम डिवाइड करें तो 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो जो सेंट्रल हिमालयाज का जो पार्ट है वो करीब करीब 1200 किलोमीटर का है जी। और 300 किलोमीटर का पार्ट जो है सो आपका वेस्टर्न हिमालयाज का है, जो लद्दाख वगैरह काराकोरम बॉर्डर का जो पार्ट आता है वो उस साइड में है। और जो ईस्टर्न हिमालयाज है जो वेस्ट बंगाल से शुरू होकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाता है वो 900 किलोमीटर का है। तो ये हिमालय के जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दूसरा जो क्षेत्र है डाइवर्सिटी का वो है वेस्टर्न घाट जी। और वेस्टर्न घाट कहाँ है? तो वेस्टर्न घाट की शुरुआत होती है गुजरात से। अच्छा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, और वो प्रलॉन्ग होकर चला जाता है श्रीलंका तक। लेकिन हम लोग यहाँ तक इतने जो राज्य हमारे हैं वो आते हैं वेस्टर्न घाट में। तो इसमें भी बहुत सारे डाइवर्सिटी है। इसमें भी पक्षियों की, जीव जंतु, पेड़ पौधों, सबकी वनस्पति, सबकी प्रजाति बहुत ज़्यादा है। पक्षियों की भी प्रजाति बहुत ज़्यादा है, जानवरों की भी प्रजाति बहुत ज़्यादा है। तो वर्ल्ड में जो माना गया है कुल 33 जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। और हिंदुस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं वो 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट इंडिया में। अच्छा। जिसमें से एक जो हमने हिमालय की बात की, एक हिमालय है जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है वो वेस्टर्न घाट है। और तीसरा जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है वो है आपका इंडो बर्मा का जो पार्ट है, ईस्टर्न इंडिया का जो इंडो बर्मा पार्ट है वो है। और चौथा जहाँ आप बात कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर और निकोबार की, वो चौथा है निकोबार का सुंडा आइलैंड। तो अंडमान निकोबार में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और कुछ है पक्षी हैं जो सिर्फ कुछ खास क्षेत्र में ही मिलते हैं, जिसको कि एंडेमिक बर्ड कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जो एंडेमिक बर्ड का जो लिस्ट बनाया गया है, जो सिर्फ वही मिलते हैं, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते हैं। वैसे 78 बर्ड्स के स्पीसीज़ हैं जो हिंदुस्तान में ही मिलते हैं और हिंदुस्तान के एक खास क्षेत्र में मिलते हैं, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं मिलते हैं। जिसमें से ये अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ 25 स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड बर्ड के हैं जो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं। इसलिए मेरा एक ट्रिप हुआ, मैं 10 दिन तक वहाँ अंडमान एंड निकोबार में रहा और वहाँ 25 तरह के जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उसमें से मैंने 21 तरह के एंडेमिक स्पीसीज को मैंने वहाँ शूट किया। अच्छा। और कुछ तो उसमें औल्स के हैं। औल्स के जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो करीब 7 है जो स्पीसीज औल्स के हैं जो एंडेमिक है, जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। जिसमें से 5 जो है वो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में, 2 ही रेस्ट ऑफ इंडिया में है, लेकिन 5 तो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में। उसका भी मैंने फोटोग्राफ किया, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब वो रात में 11 बजे उस जंगल में जाना और उसको ढूंढना और फिर उसको फोटोग्राफ करना, वो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है जी। तो यदि हम बात करें नवीन जी चुनौतियों की, जैसा कि आपने बताया कि अभी आप चर्चा कर रहे थे टाइगर रिजर्व की, उसके बाद आपने चर्चा किया अंडमान निकोबार की, तो यदि हम बात करें चुनौतियों की, तो इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की चुनौतियाँ आपको देखने को मिली और कैसे आपने इसे फेस किया है? अभी मैं हाल का एक घटना मैं बताता हूँ। मैं एक मॉटल्ड उड़ाउल है। अच्छा। जो
डेंस फॉरेस्ट के अंदर में मिलता है, ड्राई डेंस फॉरेस्ट के अंदर में मिलता है। तो एकदम छिपा रहेगा, वो दिखाई पड़ता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है, और लॉन्ग बहुत ऊंचा ट्री के ऊपर बैठता है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ गए उस जंगल में, और शाम को ही दिखता है, क्योंकि सुबह शाम यही टाइम है उसका फोटोग्राफ करने का, दिन में तो नज़र आता नहीं। तो हम लोग गए साथ में, हमारी टीम में 2-4 मेंबर और थे। मैं जब जंगल में गया तो नेचुरल कॉल आया, तो मैं थोड़ा सा पीछे उनका हो गया, और मेरी टीम आगे बढ़ गई। अब मैं जाकर जंगल में फंस गया। अब जंगल में फंस गया मैं, अब 1 घंटा तक मैं खोजता रहा कि कहाँ कैसे निकले, कोई रास्ता पता नहीं चल रहा था। तो अपना सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके, ट्रैक देख के कि किधर से जानवर का, आदमी का पैर का पग मार्क है, आना जाना है, इस तरह से घंटों खोजने के बाद तब फिर मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। तो इस तरह की बात से होती रहती है। जी जी। एक दूसरा और बताते हैं, वो भी जान लीजिए। वह है एक ड्वार्फ किंगफिशर। ड्वार्फ किंगफिशर है ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर। ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही दिखाई पड़ता है, और मोस्टली वेस्टर्न घाट में दिखाई पड़ता है, और जगह दिखाई नहीं पड़ता है। कभी कभी एक आध बार सुंदरबन का रिकॉर्ड है, बाकी है उसका रिकॉर्ड नहीं। और ये जो बैठता है, जो आता है, तो ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पर किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो। ह्यूमन क्या, अदर एनिमल्स बर्ड्स का भी इंटरफेरेंस नहीं। इतना वो शांति प्रिय, मैंने इस जगह पर, छुपा हुआ जगह पर बैठता है। उसके साथ है क्या कि नीचे से झरना बहना चाहिए, कोई वाटर स्ट्रीम हो, सामने कोई पहाड़ हो, उस पहाड़ में रॉक भी हो, मिट्टी भी हो, ऐसा रॉक में पहाड़ हो, और नीचे से झरना बहता हो, पानी हो, और पूरा जंगल से वो घिरा हो, वैसे जगह पर जाकर वो नेस्ट बनाता है। तो आपको नदी, झील, ये सब पार वार करके तो आपको उस जगह पर पहुंचना पड़ता है उसको फोटोग्राफ करने के लिए। और बरसात के मौसम में ही आता है, और उस जगह पर आपको कोई दूसरा आसरा भी नहीं होता, आपको पूरे भींग कर ही उसको फोटोग्राफ करना पड़ता है। तो ये ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर का अभी हमने फ़ोटो खींचा, उसमें कई बार फिसले भी, गिरे भी, स्लिप भी किए, लेकिन हर खैर फ़ोटो हमको मिल गया। जी, कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी तो बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स आपने दिखाए हैं। अब मैं कुछ अंडमान निकोबार्स का मैं बताता हूँ। ज़रूर। कुछ आउल्स का जिक्र करना चाह रहे थे आप। ये अंडमान हॉक आउल है। अच्छा। ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। ये अंडमान में ही मिलता है, इवन दो कि निकोबार में भी नहीं मिलता है। अच्छा। वहाँ कई द्वीप है, तो उसमें से जो अंडमान वाला जो है द्वीप है, उसी में ये मिलता है, निकोबार में नहीं मिलता है। ये उसी एरिया में कन्फाइंड होता है। समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए भी है क्योंकि ऐसा अमूमन लोग देखते हैं कि जो आउल्स होते हैं, जो उल्लू हैं, उनकी आंखें खुद ब खुद चमकती हैं। और रात को जब आपने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। ये है इंडियन रॉक आउल। ये काफ़ी बड़ा आउल होता है। इसका एक दूसरा जो वैरायटी है, यूरेशियन रॉक आउल, वो तो करीब करीब 2.5 फीट ऊंचा होता है। अच्छा। वो छोटा मोटा जानवर को भी लिफ्ट कर सकता है। इसी का वो बड़ा वैरायटी, वो माइग्रेट करके आता है। सेकेंड लार्जेस्ट यही है। ये भी करीब करीब 60 सेंटीमीटर का ये भी होता है जी। और ये बर्ड्स को भी मार देता है। ये रात के समय जब ये हंट करता है तो बर्ड्स को भी मारता है, इवन दो कि शिकारी पक्षी को भी मार देता है। और ये मिलता क्या है, इसका बहुत डिफिकल्ट टेरेन में मिलता है। ये रॉक कट, जहाँ पर रॉक कट किया हुआ जो पानी का कैनाल्स होता है, उसी के क्लिफ पर बैठता है। इसकी जो प्रजातियां हैं वो केवल अंडमान निकोबार नहीं, ये प्रजाति अंडमान निकोबार की नहीं है। अच्छा, ये कहाँ की है? ये तो हमने भी वेस्टर्न घाट में लिया है। अच्छा। हाँ, ये इंडियन रॉक आउल है। तो ये तो वो है, अंडमान निकोबार का नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार की कुछ और बर्ड्स आउल्स का मैं और फोटो बताता हूँ जी। हाँ, ये ह्यूम्स हॉक आउल है। ये फिर अंडमान निकोबार में ही मिलता है। इनकी तस्वीरें खींचना और इसे सहेज कर रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नवीन जी, कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये वुड आउल है, मॉटल्ड वुड आउल।
ये भी एंडेमिक है, ये हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देश में ये नहीं मिलता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलता है। ये एंडेमिक बर्ड है और ये मैं आपको वेस्टर्न घाट का ये फोटोग्राफ लिया हुआ है। पक्षियों में भी ऐसी प्रजातियां होती है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है देख के, और मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्या विभिन्नताएं होती है पशु और पक्षियों की। ये मैडम अंडमान स्कूप सॉल है। अच्छा, ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। ये सब रात के 11-12 बजे का फोटोग्राफ लिया हुआ है। तो क्या सिंगल क्लिक में आप खींच पा रहे थे? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है सिंगल क्लिक में, उसमें तो मोटर ड्राइव में लगाना पड़ता है कैमरा को। जी। और जिसको खींचने के लिए थोड़ा सा कैमरा भी एडवांस होना चाहिए और लाइट का सेंस होना चाहिए कि नाइट फोटोग्राफी करना है तो किस तरह का हमको सेटिंग रखना है, और उस कैमरा का सेंसर काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, अदरवाइज नाइट का फोटोग्राफ नहीं आ पाएगा जी। तो साधारण कैमरा से ये नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा एडवांस कैमरा की ज़रूरत पड़ती है। आपने कई बॉर्डर पर भी यात्राएं की है, वहाँ का भी कुछ एक अनुभव आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसे तो मैं मैडम काराकोरम बॉर्डर के पास भी जहाँ तक सिविलियंस अलाउड है वहाँ तक गया हूँ, इधर सियाचिन बॉर्डर तक भी गया हूँ जहाँ तक सिविलियंस हैं, और मैं फिर अरुणाचल प्रदेश में भी के सीमा तक वहाँ गया हूँ जहाँ चाइना और भूटान ये सब का बॉर्डर आकर मिलता है। एक एनिमल है जिसका नाम है टेकिंग, ये अरुणाचल प्रदेश के उस भाग में मिलता है जहाँ बहुत ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे मिलता है जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट है। ये थ्रेटन एनिमल है, ये ग्लोबली थ्रेटन है, और हिंदुस्तान में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जहाँ चाइना और भूटान का जो सीमा मिलता है वहीं पर ये पाया जाता है। तो ये सीमा पर का लिया हुआ ये एनिमल का फ़ोटो है जिसका नाम है टिकिंग। ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही अभी तक देखा गया है और हिंदुस्तान के और किसी भाग में नहीं, और शायद ये पटना में मेरे अलावा और दूसरे के पास ये फोटोग्राफ नहीं होगा जहाँ तक मैं जिन फोटोग्राफर्स को जानता हूँ। जी जी। आपने विदेशों में भी यात्राएं की हैं, चूँकि आपका अनुभव इतना ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, आपने विदेशों की भी यात्राएं की है, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? विदेश की जो मैं यात्रा मेरी जो हुई है वो फोटोग्राफी के बेस्ड पे नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि वो गवर्नमेंट का मैं मेनली 2 जगह जाता था, जो भारतवर्ष में जो टूरिज़्म का जो बड़ा ट्रैवल का एक आयोजन होता है, और वो फिर जब अगर दुनिया का दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया में 2 ट्रैवल का सबसे बड़ा मेला होता है। एक तो होता है WTM लंदन और दूसरा है ITB बर्लिन। तो मैं शिरकत करने के लिए 3 बार मैं लंदन गया, जहाँ मैं बिहार गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, यहाँ के वाइल्ड लाइफ, नेचर, हैबिटेट ये सब के दृष्टिकोण से। तो इंग्लैंड में, और साथ साथ जब मैं अमेरिका में गया तो वहाँ मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो कम हुआ, लेकिन हाँ वहाँ अदर्स वर्क बहुत हुए। जब मैं इंग्लैंड गया था वहाँ उस ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ के मेला में, तो काफ़ी बड़ा पूरे विश्व के लोग, उसमें जितने भी विश्व के कंट्री हैं सब वहाँ भाग लेते हैं, सब अपने अपने देश के जो भी उसका प्रोडक्ट है उसका शोकेस करते हैं ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और उनके देश में जाए और उस देश का रेवेन्यू बढ़े। हम लोग भी बिहार से जब गए तो इंडिया पेविलियन में हम लोगों को बिहार टूरिज्म के लिए एक स्टॉल मिला, तो हम लोग स्टॉल पर जब गए तो हम लोग भी अपने बिहार को प्रमोट करने के लिए यहाँ से हम लोग मन बना के गए थे कि क्या हमारा क्या USP है, हम लोग किस चीज़ को वहाँ प्रमोट करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 3 चीज़ को प्रमोट वहाँ करेंगे। पहला तो हम लोगों ने उसको सोचा था कि हम गंगा रिवर को प्रमोट करेंगे, कि गंगा रिवर का करीब 550 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो बिहार में पड़ता है। अगर हम देखें तो बिहार ही ऐसा राज्य है जहां गंगा रिवर आकर अपने पूरे स्वभाव में होती है। इसके पहले अगर उत्तर प्रदेश से अगर जब गंगा रिवर बिहार में इन करती है तो एक पतला जैसा वो स्ट्रीम जो है सो बक्सर के पास से जब जाए चौसा के पास तो वो पतला जैसा स्ट्रीम गंगा का आता है। लेकिन जब वो बिहार में आती है तो 5 प्रमुख नदियाँ इसको रिचार्ज कर देती है और फिर अपना एक विस्तृत रूप में एक गंगा रिवर जो है सो बिहार में हो जाती है।
तो एक तो हम लोगों ने गंगा रिवर का सोचा कि इसको प्रमोट करेंगे। दूसरा हम लोगों का ये था कि हम बिहार स्कूल ऑफ योगा को प्रमोट करेंगे जी। तो दूसरा हमारा था योगा पर। और तीसरा हम लोगों का था, उसमें ये 2003 की बात है, उसमें सोनपुर मेला बहुत अच्छे अपने स्वभाव पर था। तो हम लोग सोनपुर मेला को, चूँकि यहाँ एनिमल्स का इतना बड़ा फेयर पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है, और जो विदेशी लोग हैं वो लोग सब आर्टिफिशियल चीज़ तो बहुत देख चुके हैं, अम्यूज़मेंट पार्क तो बहुत देख चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा फेयर फेस्टिवल उनको देखने को नहीं मिलता है। तो ये सोनपुर फेयर जहाँ एक साथ 100 हाथी आता था, तो फिर हम लोगों ने सोनपुर फेयर को वहाँ प्रमोट करने का सोचा। और उसी काउंटर पर एक ब्रिटिश आए, ब्रिटिश कंपनी थी जो रिवर में क्रूजिंग करना चाहते थे, तो वो भी हमारे काउंटर पर आए और वो गंगा रिवर के विषय में जानकारी ली। जो 2003 का किया हुआ काम 2009 में फलीभूत हुआ, और 2009 में वही कंपनी यहाँ पर बिहार में रिवर क्रूजिंग स्टार्ट किया, और 2009 से रिवर क्रूजिंग का स्टार्ट बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ये क्रूज चलता था कलकत्ता टू वाराणसी। अप स्ट्रीम में इसको 10 डेज लगता था, और डाउन स्ट्रीम में 7 डेज 8 डेज इसको डाउन स्ट्रीम में रहता था। इसमें सारे विदेशी सैलानी थे। तो ये उसी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का ही देन था कि ये रिवर क्रूजिंग यहाँ स्टार्ट हुआ। ये 2009 से लेकर 2014 तक ये चला, ये रिवर क्रूज। ये क्रूज स्टार्ट होता था कलकत्ता से आता था कुछ, उसके बाद वो कुछ पार्ट करीब 160-70 किलोमीटर का पार्ट झारखंड का है, उसके बाद 550 किलोमीटर का करीब बिहार का पार्ट है, और फिर वाराणसी तक जाता था 150-200 किलोमीटर का पार्ट उसका यूपी तक का है। तो हम लोग पूरा उसको जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स था राइट फ्रॉम कलकत्ता टू वाराणसी देते थे। तो इसमें सारे विदेशी सैलानी आते थे, यूएस के, यूके के, फ्रांस के, इटली के, तो ये रहते थे। और हम लोगों ने उनको बिहार में यहाँ का कल्चर, यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ का जो उत्पाद, यहाँ का जो डांस, यहाँ का जो ये हर चीज़, यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ का जो मॉन्यूमेंट्स है, वो सब हम लोगों ने विदेशी टूरिस्ट को हम लोगों ने दिखाया। जी, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के विषय में, तो संक्षिप्त में मैं चाहूँगी कि उसके विषय में कुछ बताएं। बर्ड्स पर किताब आई है जो बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है। इसमें हम लोग 4-5 आदमी मिलकर इस किताब को लिखे हैं, और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल भी हमने बुक लिखा है, जिसमें अभी हाल ही में मैंने एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के लिए एक किताब लिखा है। ये है बर्ड वॉचिंग पर, ये किताब है, ये पब्लिश हो चुकी है, और बायोडाइवर्सिटी, बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसको पब्लिश किया है। इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला तो है कि बर्ड वॉचिंग क्या होता है, वो है। दूसरा है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड, और तीसरा पार्ट इसमें है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। यानी कि जो आपके इस किताब को पढ़ पाएंगे वो विस्तार से जान पाएंगे कि किस तरीके से इस किताब में जो पक्षियों के विषय में है वो विस्तार से चर्चाएं की गई है। तभी जी, बहुत सारी बातें हमने की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के विषय में, साथ ही आपके भी अनुभव हमने जाने। बहुत अच्छा लगा कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और आपके माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो हमने की, हमारे दर्शक जान पाए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में विस्तार से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सबको, दर्शकों को भी नमस्कार। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे नवीन कुमार जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगा कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।